सो हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे और आज हैं हम लोग अपने ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3 में। येस, आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू जो मेरा इतने दिनों बाद आप लोगों को लेक्चर मिल रहा है, बिकॉज थोड़ा सा शेड्यूल में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे था, बट नाउ इट्स ओके ऑल। ठीक है, तो अब जो होगा हम लोगों का लेक्चर प्रॉपरली चलेगा। अब आप लोगों तक वीडियो काफ़ी टाइम टू टाइम पहुंच जाया करेगी, इस घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं छोड़ के नहीं गया हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ज़रूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अभी तक आई होप सो आप लोगों ने जो ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1 है वो 1 2 आपने देख लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक निवेदन है कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा जो जनरली लेक्चर होता है वो कनेक्टेड होता है पिछले वीडियोस से भी। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें आप लोग, है ना। तो आई होप सो आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर्स वाली सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और और चीज़ों को क्लियर करते हुए अब देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मैंने मास, वेट, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। मून पे मास कितना 1:6 का रेशियो हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अब आई होप सो कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, है ना। अब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा आपके बुक की। यस, तो हम लोगों का जो अभी लेक्चर है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर पे। तो स्टार्ट करने से पहले थ्रस्ट एंड प्रेशर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छे से पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये थ्रस्ट और प्रेशर बेसिकली है क्या। ठीक है, अब देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ठीक है, ये जो चैप्टर है हम लोगों का ग्रेविटेशन, क्या है, ग्रेविटेशन। अब देखिए टोटल हमने अभी तक ग्रेविटेशन चैप्टर में किसकी बात करी है, फोर्स की बात करी है। इवन खुद जो हमारा ग्रेविटेशन है ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तरह का, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, जितना भी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन में चीज़ें पढ़ी हैं वो पूरी की पूरी फोर्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। सब कुछ पूरा का पूरा फोर्स से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, राइट। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अभी तक ग्रेविटेशन हम लोगों ने जो बात करी है ना, ये कहाँ पे बात करी कि भाई देखिए जैसे ये अर्थ है ना, ये है अर्थ और ये है मून। अब ये मून क्या करता है कि अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है, तब ये समझ में आया कि जो ये हमारा अर्थ है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है मून पे, जो मून को हल्का सा अंदर खींचे रहता है। और क्योंकि मून अपने खुद की एक वेलोसिटी से चल रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल गोल ये घूमना शुरू कर देता है। तो ओवरऑल निकल के ये आता है कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मेन कारण है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट की, क्योंकि अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट, फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन है, ठीक है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है। अब ज़्यादा आप लोगों में फ्लूइड मैकेनिक्स है नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि बॉडी फ्लोट कैसे करेगी, क्या फ्लोटिंग कंडीशंस होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की, है ना, थ्रस्ट एंड, जस्ट अ सेकेंड, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब देखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर दोनों ही फोर्स हैं। मोटे मोटे शब्दों में समझिए कि जो थ्रस्ट एंड प्रेशर है ये दोनों इम्प्लाई किसको करते हैं, फोर्स को इम्प्लाई करते हैं। किसको इम्प्लाई करते हैं, फोर्स को इम्प्लाई करते हैं।
ठीक है। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, समझ में आ रहा है, कैसे भी डायरेक्शन हो सकती है। फोर्स जैसे मान के चलिए ये एक बॉडी है यहाँ पे, फोर्स की डायरेक्शन इधर तरफ हो सकती है, ठीक है, इधर हो सकती है, ऐसे हो सकती है। आप इस पे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा, सही कह रहे हैं, है ना। तो आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, कैसे जैसे चाहें वैसे, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हम लोग अगर इसको सिंपली बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स कहलाएगा, ठीक है। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखना कि अब थ्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स है। थ्रस्ट भी क्या है, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। अब जब सर थ्रस्ट फोर्स है तो इसको थ्रस्ट क्यों बोलते हैं, फोर्स ही बोल सकते हैं, क्यों इसको अलग नाम दिया गया है थ्रस्ट फोर्स, क्या अंतर है दोनों में, क्यों इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, इसको हम फोर्स बोलते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, रीजन समझ लो। देखो क्या बात है कि फोर्स जब 90 डिग्री पर अप्लाई हो, 90 डिग्री एप्लीकेबल हो, ठीक है, यानी कि जिस भी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का फोर्स होना चाहिए, है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ सर्टेन एंगल बन रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एंगल ऐसे बन रहा है ना। ये आप नॉर्मली देखें तो ऐसे अगर मैं इसकी लाइन खींच दूँ तो ये एंगल देखिए ऐसे बन रहा है, ये एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एकदम सही है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, तो ऐसे इस टाइप के काफ़ी सारे एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक, जब भी फोर्स सीधा सीधा 90 डिग्री पर पड़ता है, समझ रहे हैं, ये देखिए 90 डिग्री पे पड़ता है, कितना एंगल है, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे और दिखाते हैं, देखिए ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये जब फोर्स हमारा 90 डिग्री पर लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, थ्रस्ट। होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा देखिए कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें आप लोगों को कुछ मिलना है नहीं। दो चार दो चार कंडीशंस हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगी। होप सो क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर होता है कि थ्रस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा हो, किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे लग रहा हो तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फोर्स हमारा 90 डिग्री पर अगर लगाएंगे तो इस चीज को हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जब फोर्स अप्लाई होगा तो कोई ना कोई एरिया कवर करेगा ना, यूनिट एरिया तो कवर करेगा ही। देखिए जैसे जैसे अप्लाई होगा, जब भी कहीं अप्लाई होगा तो कोई यूनिट एरिया में लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो क्या होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखिए ये जो थ्रस्ट कुछ यूनिट एरिया में लगता है या जिस भी एरिया में लगता है, ठीक है, यूनिट एरिया में लगता है या एरिया में लगता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये चीज क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक जब पर्टिकुलर एरिया में 90 डिग्री का फोर्स लगता है तो वो चीज क्या हो जाती है, प्रेशर हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थ्रस्ट अपॉन
एरिया, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। इसको आप लोग, क्योंकि थ्रस्ट देखिए एक सिंपल फोर्स है, तो P इज इक्वल्स टू F बाई ए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर क्लियर कर लिया अपना। क्या क्लियर कर लिया? थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया यहां पर, ठीक है। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पे देखो, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर तो हमको क्लियर हो गया, इसमें कोई और दिक्कत तो हुई नहीं। तो अब कैसे क्या करना है इसका भी समझ लेते हैं। तो सर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। इस चैप्टर में ओवरऑल हमको पढ़ना क्या है, ठीक। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, इतनी देर से तो फोर्स ही तो पढ़ रहे हैं, इससे भी पहले चैप्टर में फोर्स पढ़ रहे थे, इतना फोर्स पढ़ रहे हैं सर, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अभी है ना, ये है प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या है? प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये आपको पढ़ना है। और ये थ्रस्ट एंड प्रेशर इसी टॉपिक का पार्ट होता है, ठीक है, इसी टॉपिक का पार्ट है, जिसमें आपको गिनी चुनी 2-4 चीजें पढ़नी है, जैसे कि ब्योयंसी, ठीक है। उसके बाद आपको ये थ्रस्ट एंड प्रेशर तो पढ़ना ही है, थ्रस्ट ये तो आप पहले पढ़ते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे, तीसरा इसमें आप पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, ये, और रिलेटिव डेंसिटी जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें और टॉपिक ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकते हैं, इसमें कोई इसके सीक्वेंस में मत जाना, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट एंड प्रेशर, और उसके बाद क्या है? ब्यायंसी, राइट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों को अपने चैप्टर में कवर करनी है, राइट। चलिए ओके, अब क्या किया जाए? अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में तो पढ़ लिया कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे हम लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक वी हैव स्टडीड अबाउट P इज इक्वल्स टू F बाई ए, है ना। ये एरिया ए वाला है, इसको एक्सेलरेशन मत समझ लेना, ठीक है। कि यहाँ पे बच्चे क्योंकि बहुत तेज होते हैं, कहते हैं सर ये F तो फोर्स हो गया, ए एक्सेलरेशन है, तो ये P के बराबर कैसे है? तो वैसा फोर्स लगाओगे तो, वैसा दिमाग लगाओगे तो खराब हो जाएगा दिमाग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। F इज इक्वल टू TA, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको घुमा करके दिया जाता है, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन घुमा कर देते हैं ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान के चलिए ये एक पाइप है और ये एक इस टाइप की पाइप है, तो कुछ ऐसी पाइप वगैरह होगी, आपसे कह देगा कि एक तरफ से प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ से प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एरिया देखें तो दोनों का एरिया हमारा जो है अलग अलग बता देगा आपका, हो सकता है ये चीज़ छोटा कर दे, ये चीज़ बड़ा कर दे। समझ पा रहे होंगे आप। अगर ये ऐसा पाइप नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि ये एक पाइप यहाँ पे आपको बना के दे देगा, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ऐसा, ठीक है, ये ऐसा पाइप बना के दे देगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया बड़ा है ना, यहाँ पे एरिया बड़ा है,
तो अब यहाँ पे जो अब ये इसका रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस का वैल्यू कितना है, सपोज मान के चलिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ये बड़ा आर कर लीजिए इसको, ठीक। और यहाँ पे जो रेडियस है इसका रेडियस कितना होगा, छोटा आर कर लीजिए इसको, 10 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब ये हो गया एरिया, यहाँ मतलब ये हो गई रेडियस। अब ये कहेगा कि इस पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आपको कुछ बता देगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बन रहे प्रेशर की वैल्यू कुछ और बता देगा, ठीक। सपोज लेट्स से यहाँ पे कहता है कि प्रेशर हमारा P1 है, ठीक है, और कहता है यहाँ पे जो प्रेशर है वो है P2। तो अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों जगह यहाँ पे इस फेस A पे और इस फेस B पे प्रेशर का यहाँ पे फोर्स का कंपैरिजन करिए कि फोर्स कहाँ ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से कंपेयर करके बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अगर F1 निकालेंगे तो यहाँ से F1 आपका आ जाएगा, ये है P1, तो P1 इंटू A1 अपॉन F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2, ये ऐसे यहाँ से आप सिंपली यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? होप सो ये सब क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये 9th लेवल पे आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बता रहा था। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है P इज इक्वल्स टू F बाई A पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? होप सो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं हम लोग छोटी सी सिचुएशन पे जहाँ पे ये आप लोगों को थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ चलिए देखिए, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ मार्क करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी बोला स्टूडेंट्स की, देखिए मैं पूरा आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड लेकर चलूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस को या बहुत ज़्यादा डेप्थ पढ़ने के चक्कर में हम लोग जो है अपना सिलेबस भूल जाएं, अपने टॉपिक से बाहर हो जाएं। क्योंकि फिर ऐसा हुआ कि आप पढ़ तो बहुत लेंगे, ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लेंगे, लेकिन फिर यही हुआ कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर आपके नंबर हो जाएंगे खराब, ठीक है। तो अभी हम लोगों को स्टिक टू द एनसीईआरटी रहना है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ने का मन होगा, जहाँ पे देखिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ा देना चाहिए, थोड़ा सा आपको टॉपिक बता देना चाहिए ज़्यादा, तो वो मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ पे इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, तो मैं वहाँ पे उस लेक्चर को आगे रोक दूंगा। होप सो दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें मार्क करा दूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को और भी लेक्चर्स में चीज़ें मार्क कराई हैं, यहाँ पे भी मैं मार्क कराना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का जो बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो सही से रहे। क्योंकि होता क्या है अक्सर कि बुक्स हम लोग पढ़ नहीं पाते। आप देखिए दिक्कत क्या हो जाती है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ जाके या तो नोट्स रिवाइज करते हैं या तो नहीं रिवाइज करते हैं, बुक कोई छूता नहीं है। उसके बाद फिर जो एग्जामिनर है वो क्या, जो एग्जामिनेशन सेल होती है, जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती है, वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फिर बुक के बीच से क्वेश्चन बन जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि सर वो बुक के बीच से सवाल आ गया था इसलिए हम लोग डर गए थे। अरे डरने वाली बात ही नहीं है, एक बार बुक तो पढ़ के देखिए। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा मार्क करा देते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या मेंशन है ना। चलिए ओके, तो यहाँ पे क्या, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, और दैट फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न। ये जरूर मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फोकस, राइट। चलिए यहाँ तक ये आप इसको पढ़िएगा, ये सिचुएशन यहाँ पे आपको कुछ और दी हुई है ना। दो तीन चीजें यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है, कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, here the force acting perpendicular to the surface of the sand, the force acting on the object perpendicular to the surface is called thrust। देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन प्राप्त हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं, ये डेफिनेशंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए मार्क कराना चाहता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत चीज़ें, देखिए अब जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनते हैं वो चाहे इधर क्वेश्चन फॉर्म हो चाहे उधर क्वेश्चन फॉर्म हो, कहने का मतलब ये है कि चाहे हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ जाए चाहे कहीं पे भी जाए, हालांकि बोर्ड में ये सिलेबस नहीं है आप लोगों का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो भी बुक जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अब 9th लेवल के बच्चों का जो भी कंपटीशन होगा हार्डली कितना खींचेंगे, 10 तक का खींचेंगे, बहुत खींचेंगे तो उसका इन डेप्थ जा करके क्लास 11th हल्का हल्का कहीं टच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं टच करेंगे ना, रहेगा कहाँ का, बुक के अंदर का, जो बुक बच्चा पढ़ता नहीं है। सबसे पहले तो यही बताया जाता है, मैक्सिमम मैंने देखा है बहुत से लोग कहते हैं भैया एनसीईआरटी मत पढ़ो। अरे एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही तो आपके जो अच्छे मार्क्स हैं आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट है वहीं पे राज असली छुपा हुआ है, आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी होती है। ऐसे देखिए डेफिनेशन, इसीलिए मैं एनसीईआरटी स्टिक टू द सिलेबस पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो एनसीईआरटी वाला पर्पज़ है वो पूरा क्लियर रहे, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलें अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो व्हेन यू स्टैंड on loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area equal to your feet. When lie down, the same force act on the area equal to the contact of your whole body, which is larger than the force, right? So whole body which is larger than the larger than the area of your feet. Thus the effect of forces of the same magnitude on the different areas are different. In the above cases thrust is same। यहाँ पे देखिए होप सो, यहाँ पे दो आप लोगों को सिचुएशंस दी गई थी, है ना, उस सिचुएशन में आपसे पूछा गया था कहाँ थ्रस्ट होगा कहाँ थ्रस्ट नहीं होगा या कितना सेम लगेगा। बट इफेक्ट्स आर द डिफरेंट, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, है ना, बात बिल्कुल सही है, on which it act, है ना। the effect of thrust on sand is larger while standing। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से बना है ना, अब ये फॉर्मूले को देख करके आपको समझना है, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, एक लिखा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, है ना, और यहाँ लिखा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ये यहाँ से आपको निकालने की ज़रूरत है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आ जाते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इन द यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और क्योंकि थ्रस्ट जो है, देखिए बात समझिएगा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है और वो थ्रस्ट अपॉन एरिया है, क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया है, तो आपके पास जो यूनिट बेटा फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, थ्रस्ट मतलब फोर्स हो गया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया मतलब फोर्स का मतलब न्यूटन हो जाता है और ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर का जो है हमारे पास यूनिट कितना आ जाएगा बेटे, प्रेशर का मेरे पास यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा रहता है और ये कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखना है, अगर बीच में स्लैश नहीं लगा है तो 2 के पास माइनस लगा दोगे, और अगर स्लैश लगा हुआ है तो फिर 2 के पास माइनस मत लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए ठीक है, चलिए, है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, वो यही है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, है ना, पास्कल्स, इन्होंने लॉ बनाया था, पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब पास्कल्स लॉ में क्या था, ये चीज़ हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इधर देख लेते हैं, चलिए, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, डिनोटेड PA। लेट कंसिडर दैट द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, तो मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करके बता देता हूँ कि क्या है, क्या डिस्कस करेगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मेंशन है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं ये जो पोर्शन है मैं इसको जो है यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप, द मास, क्या लिखा है यहाँ पे, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड डायमेंशंस आर दिस, डायमेंशन कितनी यहाँ पे दिखी हुई है, 4, 20 और 10, 40, 20 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना दिया हुआ है आपको, 5 किलोग्राम का मास दिया हुआ है इसका। यस, चलिए, तो अब हमको क्या करना है देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये रहा 40, ये रहा 20 और ये रहा 10, ठीक है, 5 इसका वजन हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप प्रेशर एक्सर्टेड की बात करते हैं बेटा, तो यानी कि मैं फोर्स की बात, देखो प्रेशर एक्सर्टेड आपको पता है ना, इज इक्वल्स टू एफ बाई ए लगेगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा एम जी, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो एम जी ए इस चीज का जरूर ध्यान रखता, ठीक है। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, हाँ एक सेकेंड, 2-3 चीजें और यहाँ पे मेंशन करनी है मुझे। बाय द वुड, एक सेकेंड, बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल और टॉप दैट इज मेड लाई ऑन द टेबल टॉप विद दिस, ओके, इसको गिरा दिया गया है टेबल टॉप विद इट्स स्लाइड्स ऑफ डायमेंशंस दैट इज 20, 10 एंड 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, ठीक। अलग क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बॉडी, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर उसको देखें तो उसका शेप मेरे पास बेटा कैसा है, क्यूबॉइडल शेप है ना, क्यूबॉइडल शेप है। और क्यूबॉइडल शेप है अगर, तो अगर मैं उसको ऐसे खड़ा रखूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो क्यूबॉइडल है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ये, सॉरी क्यूबॉइडल है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 20 × 10 लगा करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखो कैसा है, ये यहाँ पे एरिया कम कवर कर रहा है इस वाले में, इसमें एरिया ज़्यादा कवर करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज आएगा ना ज़मीन पे, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा प्रेशर, ठीक है। चलिए, तो अपन यहाँ पे अभी देखते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 5 kg, 5 kg का मास है, डायमेंशन ये लिखी हुई है ना। तो अब पहले जो थ्रस्ट निकालेंगे वो F इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा, तो पहले फोर्स निकाल के एकदम पहले से रख लो, क्योंकि एरिया चेंज होना बचेगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एरिया चेंज होना, क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन पे है यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसे होगा, ये थोड़ा सा अलग जाएगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो टेबल पे लाई कर रहा है, उसका ग्राउंड कैसा है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो है, लेकिन और इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि एरिया कम ज़्यादा कवर कर रहा है और दूसरा वाला एरिया कम कवर कर रहा है। यस, सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलें, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक समझ लो। पहले तो अगर ब्लॉक मेरा स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन, क्योंकि दो जगह आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखो एक 20-10 में पूछ रहा है, एक 40-20 में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले तो फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स दोनों के लिए सेम है, ठीक। अब एरिया से ही यहाँ पे चेंज होगा, देखो 20-10 वाले पे एरिया कितना आएगा, 0.2, तो 49 डिवाइडेड बाई 2, देखो ये वही फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया वाला, है ना, ये वही फॉर्मूला है। तो ये आ गई मेरी बात समझ में यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ पे इनकी वैल्यू आ गई। अब आते हैं 40 और 20 में,
40 और 20 में आते हैं, तो यहाँ पे एरिया अगर हम क्वालिफाई करें, देखें क्या वैल्यू आ रही है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू आई, देखो आई ना वैल्यू, चेंज हो गया ना वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए, तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, ओके। तो यस, चलो, तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आता है, द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया स्मॉल लार्ज प्रेशर्स एंड द स्मॉल प्रेशर्स एंड द लार्ज प्रेशर्स, यहाँ पे सारी चीजें फिक्स है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज द रीजन दैट व्हाई अ नेल पॉइंटेड nail has a pointed tip, knife has a sharp edges, but buildings have a wide foundations। तो एरिया ज्यादा कवर करेंगी तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, वही रिलेशन याद रखिए, P इज इक्वल टू एफ बाई ए वाला। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है, होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं, देखो जो टॉपिक स्टार्ट होता है अपना प्रेशर्स इन फ्लूइड्स, ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड्स पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रेशर इन फ्लूइड्स पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ठीक है, बिल्कुल सही, पहला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है यहाँ पे ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेशर्स इन फ्लूइड। ठीक है, तो प्रेशर इन फ्लूइड में क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर इन फ्लूइड पे समझना। प्रेशर इन फ्लूइड बेटा, यहाँ पे पहले तो जान लो कि ये फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती होगी कि फ्लूइड का मतलब हमेशा हम लोग लिक्विड समझते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, समझना मेरी बात को, ऐसा नहीं होता। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग, फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी फ्लो, anything which can be flow, right, ठीक है, होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब आगे आते हैं। तो प्रेशर्स इन फ्लूइड में हम लोगों ने ये चीजें तो पढ़ ली, है ना, कि एनीथिंग विच कैन बी फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब जब चीजें फ्लो करती हैं तो यहाँ पे जो है प्रेशर तो क्रिएट होता ही है। तो अगर हम लोग देखें कि प्रेशर कब क्रिएट हो रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, किस तरह से क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों ऐसा यहाँ पे देखा जाता है कि मान के चलिए कि अब ये जो प्रेशर इन फ्लूइड की बात कर रहा है यहाँ पे यही कर रहा है कि क्या अगर मैंने एक बॉटल में पानी भरा हुआ है तो क्या क्या जो अंदर भरा पानी है क्या वो हर टाइम बॉटल के साइड वॉल्स पे फोर्स लगा रहा होता है। तो कोई कहता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं देखो ऐसा है, जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पे टम्बलर है, इस टम्बलर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पे एक छोटा सा छेद करेंगे यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था और जब तक जाने की जगह नहीं थी तब तक कहीं नहीं गया, लेकिन जैसे ही जाने की जगह मिली वो तुरंत ऐसे निकल के आया। इसका मतलब कि पानी में फोर्स लगता है, पानी में थ्रस्ट या फोर्स मान के चलिए वहां जनरेट होता ही होता है, ये इनका कहना है, ठीक है। होप सो यहां तक क्लियर है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड, तो बिल्कुल सही बात है। तो फ्लूइड में आता कौन कौन है,
all gases and liquid, all gases and liquid, all gases and ऑल गैसेस एंड लिक्विड। अब तुम लोग कहोगे सर लिक्विड तो समझ में आता है, गैस कैसे? यस बेटा बिल्कुल, गैस कैसे? क्योंकि जैसे आप सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में आप लोग क्या करते हैं, गैस निकाली जाती है, गैस भरी जाती है, फ्लो करती है ना गैस। बताइए, अभी जैसे मान के चलिए गैस कुछ भी है लेकिन फिर भी फ्लो तो करती है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप सबने घर पे सिलेंडर देखा होगा, और वो उसमें क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है उसमें चूल्हा से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वो जो जिस चूल्हे से कनेक्टेड रहता है उसमें साइड में एक पाइप लगी होती है। आपने देखा होगा कि वो जो चूल्हे में पाइप लगी होती है, मैं आपको एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये स्टोव है हमारा, है ना, जो किचन में रखा होता है, वो स्टोव ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पाइप होता है, और उसके ऊपर पाइप लगी होती है, और वो पाइप ऐसे कहीं पे घूम के ऐसे जाती है, और फिर यहाँ पे सिलेंडर रखा होता है ना। ये सिलेंडर ऐसे रखा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे गैस ऑन करते हो तो ये क्या होता है, जैसे ये जो होता है यहाँ पे गैस जो है फ्लो करके ऊपर पहुंच चुकी होती है, तभी तो यहाँ पे गैस आप लोग ऑन करते हैं तो जल जाती है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। तो गैस भी फ्लो होने के लायक है, और जो भी चीज़ फ्लो होने के लायक है, हमारे जो फिजिक्स है वो उसको क्या कहता है, फ्लूइड कहता है। ठीक है, होप सो क्लियर हो रहा होगा आप सबको, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट and they also exert a pressure on the base and the walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass is transmitted undiminished in all directions. Yes, अब यहाँ पे ये कहता है कि जिस तरह से सॉलिड फोर्स लगाता है, सेम उसी तरह से कौन फोर्स लगाता है, लिक्विड, या आप कह सकते हैं फ्लूइड प्रेशर लगाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया है कि जिस भी कंटेनर में, जो मैंने आपको कंटेनर वाली कहानी बताई थी ना, कंटेनर वाली बात बताई थी, यहाँ पे अगर कंटेनर रखा हुआ है, ये अगर कंटेनर यहाँ रखा हुआ है और इसमें पानी भरा है, यहाँ पे हिट करोगे या इधर कहीं छेद करोगे तो पानी यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ तक? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करते हैं ब्योयंसी की। अब ये ब्योयंसी क्या है, यहाँ पे देखो। अच्छा देखो, अभी तक मैंने जो आप लोगों को प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ाया, प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ाया, उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी विच इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट पढ़ी ना? थ्रस्ट पढ़ी। थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स होता है। कैसा लगता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 90 डिग्री की डायरेक्शन होती है। और जब किसी एरिया को कवर करता है तो ये चीज़ क्या बन जाता है, ये चीज़ बन जाता है प्रेशर। ठीक है, यही चीज़ तो अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखो एक चीज़ और। अब अगर हम आते हैं ब्योयंसी पे, कि ब्योयंसी क्या है, ब्योयंसी क्या है। देखो अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये क्या बताया कि जैसे जिस तरह से सॉलिड फोर्स लगाता है जहां पे भी उसको रखा जाए, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो वैसे लिक्विड है, क्योंकि अब जो लिक्विड है वो क्या है, कायदे से देखा जाए तो लिक्विड और गैस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं ना। ठीक है, फ्लो तो होते हैं क्योंकि क्या है, फ्लूइड है ना। तो एनीथिंग विच कैन बी फ्लो इज कॉल्ड
फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को कनेक्ट करके चलना कि जो भी चीज़ जैसी भी हो, जैसे अगर मान लीजिए चलिए कि वो है क्या बोलते हैं, ब्योयंसी है, तो ब्योयंसी क्या कर रही है, अब जैसे प्रेशर इन फ्लूइड है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक हम लोगों ने जो भी फोर्स के बारे में पढ़ा, तो हमने तो यही ना पढ़ा कि जिस भी कंटेनर में पानी को रख देंगे, ठीक है, तो उसमें जैसे ही हिट करेंगे तो कहीं ना कहीं से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ब्योयंसी क्या करेगा बेटा, ब्योयंसी कैसे क्या मैनेज करेगा, ब्योयंसी जो फोर्स होता है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझना, ब्योयंसी इज द फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ब्योयंसी क्या होता है, एक तरह का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है। ठीक है, ये जो ब्योयंसी होता है क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है। हो गया, होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को समझते चलते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि ब्योयंसी क्या होगा, फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आप लोगों को वैसे ही समझा रहा है कि जैसे स्विमिंग पूल में जाइए और डुबकी जब मारते हैं स्विमिंग पूल में, तो क्या होता है, जैसे आप डुबकी मारिए तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग डुबकी मारते हैं स्विमिंग पूल में, है ना, या जैसे ही थोड़ा सा पानी में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, एक हल्का सा फोर्स फील होता है। ठीक है, एक हल्का सा फोर्स फील होता है, वो जो फोर्स होता है ना अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपको फील हो रहा होता है, वही फोर्स हमारा ब्योयंसी होता है। ठीक है, ये एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स भी तुम कह सकते हो, रिएक्शनरी फोर्स भी एक तरह का कहा जा सकता है इसको। ठीक है, ये वही है, होता भी वही है ना, कुछ अलग तो है नहीं, क्योंकि वेट उस जैसे ही आप स्विमिंग पूल में जाते हो, वेट नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन है, हैव यू एवर। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हैव यू एवर हैड अ स्विम पूल एंड फेल्ट लाइटर। हाँ, कि भाई ऐसा क्या होता है, जैसे हम लोग पानी में जाते हैं तो हल्का फील होता है, उसके भी पीछे का रीज़न क्या है, ब्योयंसी होता है, क्योंकि देखिए हमारा वेट नीचे ऐसे काम करता है। ठीक है, इधर ऐसे काम किया और ब्योयंसी ऊपर की तरफ काम करी, तो नेट हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए नीचे लग रहा है 10 डायरेक्शन में, ऊपर लग रहा है 3 डायरेक्शन में, तो बचा कितना, 5 न्यूटन का फोर्स। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ वेल टू वेल एंड बकेट ऑफ द वाटर इज हैवियर देन इट्स आउटर वाटर, and have you ever wondered why ship made of iron and steel does not sink in the sea water, but while the same amount of iron steel in the form of sheet could sink, है ना, कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो है शिप्स वगैरह नहीं डाउन मतलब सिंक होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिंक हो जाता है, हम लोग अगर शीट्स वगैरह स्टील की डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। सो वाटर ऑन द बॉटल, buoyancy by doing an activity, water on the bottle is greater than its weight, therefore it keep rises up, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। द अपवर्ड फोर्स exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया ना। हाँ, अभी क्या कह रहा है कि टू कीप द बॉटल completely immersed, the upward force on the bottle due to the water must be balanced, so this can be achieved by externally applied force acting downward. This force at least be equal to the difference between the upward force and the weight of the body. So the upward force exerted by the water, अब देखो एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि वैसा होता ही है। ठीक है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से रिएक्शनरी क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे का रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे बताया कि रिएक्शन फोर्स तो काम कर ही रहा है, ये जो ब्योयंट फोर्स है ये उल्टा अलग से काम करता है। तो यही वजह होती है कि हमारा जो क्या बोलते हैं ब्योयंट फोर्स होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो लगता ही है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के वेट में फर्क समझ में आता है। ठीक है, चलिए। तो in fact all the object experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid, the magnitude of this buoyant force depends upon the density of the fluid।
यस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया था, है ना। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या चीज़ देखी, हम लोगों ने आज देखा कि थ्रस्ट, प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, यूनिट क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। किस तरह से एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, किस तरह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो एरिया कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग इसको और आगे डिटेल डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।